हमारे YouTube चैनल अंकित उलूपुरा में आपका स्वागत है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए है, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर जो इंडिकेट किया जा रहा है एक्स के रूप में, इसका नाम पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको यहाँ पर बोला जाता है कम्यूटेटर राइजर। उससे पहले आप जान लीजिए, ये जो यहाँ पर फिगर बनाया गया है ये आर्मेचर का स्लॉट है, तो कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। और कम्यूटेटर का कार्य होता है साथियों एसी को क्या होता है, एसी से डीसी में बदलना। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। यहाँ पर जो फिगर बनाया गया इसी को देखकर आपको बताना है ये डीसी जनरेटर में कौन सा यहाँ पर है। जैसे कि ए ऑप्शन डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड है, या डिफरेंशियल लघु शंट यौगिक है, या नीचे ऑप्शन दिया गया संचयी लंबी शंट यौगिक, या डी ऑप्शन दिया गया संचयी लघु शंट यौगिक। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर फिगर को ध्यान से आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या दिया गया ताकि आप इसको आसानी से पकड़ पाएंगे। देखिए, इसमें जो आपको यहाँ पर देखने को मिला है ये आपका आर्मेचर है, और यहाँ पर आपको एक वाइंडिंग देखने को मिलती है जिसको फील्ड वाइंडिंग बोला जाता है, और यहाँ पर आपको एक और वाइंडिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो आपको आर्मेचर के कोने कोने पर यहाँ पर दो बिंदु आपको देखने को मिल रहे हैं छोटे छोटे, ध्यान से देखिएगा। इसको बोला जाता है ब्रश। क्या बोला जाता है साथियों? ब्रश। और इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, ये जो फिगर यहाँ पर दिखाया गया इसमें आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको दो वाइंडिंग देखने को मिल रही है। एक वाइंडिंग आपका यहाँ है और एक वाइंडिंग आपका यहाँ है। तो दो वाइंडिंग है, और दो वाइंडिंग का मतलब होता है कंपाउंड जनरेटर। और धारा की दिशा को भी आप ध्यान से देखिए, धारा की दिशा आपको एक एरो इधर की तरह इसमें देखने को मिल रहा है, और ऊपर वाले जो वाइंडिंग है उसमें आपको इधर की तरह देखने को मिल रहा है। तो धारा की दिशा भी क्या है? विपरीत है। तो धारा की दिशा विपरीत है, तो ऐसे भी आप इसको पकड़ सकते हैं। तो ये आपका जो सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, डीसी की यहाँ पर बात करें डीसी जनरेटर की, तो डीसी जनरेटर में क्या होता है साथियों, जो यहाँ पर होता है राइट हैंड, और मोटर में क्या होता है आपका लेफ्ट हैंड रूल होता है। तो यहाँ पर डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? जनरेटर की केस में जब पूछा जाएगा तो राइट हैंड रूल का प्रयोग करेंगे, और जब मोटर की केस में पूछा जाएगा तो लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है जनरेटर की केस में, तो यहाँ पर हमारा जो सही दिया गया यहाँ पर राइट हैंड रूल कौन सा ऑप्शन दिया गया? तो बाएं हाथ का नियम। और नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम देखने को मिल रहा है। तो ये आपका फ्लोमिंग राइट हैंड रूल जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यदि आपसे जनरेटर की केस में पूछा जाएगा तो राइट हैंड रूल आप इसमें सही मारेंगे, और जब आप पे मोटर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको लेफ्ट हैंड रूल मारेंगे। और ये आपका यहाँ पर कंफ्यूजन आपको खत्म इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो छात्र हैं इसी को यहाँ पर ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। सूत्र तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिले हैं, जैसे कि यहाँ पर फाइव जेड एन अपान 60, और यहाँ पर अदर अदर बहुत सारे सूत्र है। लेकिन इसमें जो आपका सही दिया गया वो आपका यहाँ पर दिया गया है 5ZN P/60A, ऐसे भी लिख सकते हैं। और कभी कभी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ नहीं देखने को मिलेगा। ये आपका जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपको यहाँ पर कह दिया जाएगा। तो इसको आप यहाँ पर लैब में आप देखिएगा, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लैब में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ए बराबर यहाँ पर साथियों यहाँ पर जो भी यहाँ पर समान संख्या दी गई उसको मान लेना है। और जब वेब में पूछा जाएगा तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा यहाँ पर ए, जब वेब में पूछा जाएगा तो इसमें आप ए का मान 2 रखेंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन का डी ऑप्शन जो दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार ये आपका सही हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ईएमएफ का सूत्र क्या होता है? 5ZNP/60A, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा जा रहा है कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में।
डीसी मोटर में पूछ रहा है, तो डीसी मोटर में आपका होता है ईबी बराबर वी माइनस आई ए इंटू आर ए। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको पता होगा कि डीसी मोटर को बाहर से सप्लाई देते हैं और जितना सप्लाई आप देंगे उतना वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन मारेंगे, ये आपका माइनस में जाता है, इसलिए यहाँ पर जो आपका होता है भी माइनस हो जाता है आई ए इंटू आर ए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो सामने यहाँ पर फिगर बनाया गया है, इसी फिगर में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो एक्स के रूप में इंडिकेट किया जा रहा है इसको क्या बोला जाता है। तो साथियों यहाँ पर आप पहले ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पर है इस चीज को बोला जाता है पोल कोर, और ये जो सामने यहाँ पर ये दर्शाया गया है इसको बोला जाता है पोल शू। पहले आप इस चीज को क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये जो यहाँ पर दर्शाया गया है पोल शू का यहाँ पर दर्शाया गया है, और यहाँ पर आपका पोल शू किया गया इंडिकेट किया गया है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। इस ऑप्शन को यहाँ पर जो दिया गया है इसको बोला जाता है पोल कोर, और ये जो नीचे आपका है इसको क्या बोला जाता है, पोल शू बोला जाता है। कंफ्यूजन खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन में कौन सा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया पोल शू। डी ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत होती है तो आप पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। यहाँ पर आपको एक फिगर बनाया गया है, आप ध्यान से फिगर को देखिए। यहाँ पर फिगर बनाया गया और इसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जहाँ पर यहाँ से डीसी सप्लाई दी जा रही है और यहाँ पर आपको फ्यूज दर्शाया गया है, और यहाँ पर देखिए एक फ्यूज दर्शाया गया है, और यहाँ पर आपको आर्मेचर देखने को मिल रहा है। अब साथियों यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसी के आप अनुसार चलेंगे। तो ये जो फिगर बनाएंगे किसका फिगर बनाएंगे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपके जो है ये आपका जो है यहाँ से कोई भी टच नहीं है, मतलब कि ये आपका अलग हो जा रहा है और ये आपका अलग हो रहा है। और ये किस चीज में देखने को मिलता है, तो साथियों ये जो देखने को मिलता है अलग से उत्तेजित जनरेटर, मतलब कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में ये आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन क्या है, इसमें बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। तो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग का कोई भी इसमें लेना देना नहीं है। और जब आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग का संयोजन नहीं होता है तो वो जो आपका होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा जा रहा है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये तो सभी को मालूम है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है उसी को यहाँ पर बोला जाता है। तो जनरेटर क्या करता है, ये क्या करता है साथियों, तो ये आपका बदलता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। और ये आपका दिया गया यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल, ऑप्शन नंबर डी दिया गया। काफी इजी है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफी इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। अब यहाँ पर फिगर को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर फिगर में आपको जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर धारा देखिए सब में आपको समान इधर की तरह देखने को मिल रही है, ठीक है। ये आपका इधर से देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ पर बनाया गया है ये एक पोल बनाया गया है, और इस पोल का नाम है सुसहित पोल। और इसमें क्या होता है, इसमें अधिकतम प्रतिरोध वाली जो वाइंडिंग होती है पहले की जाती है, मतलब कि सतह के ऊपर की जाएगी। और इसमें 2 वाइंडिंग होती है। और एक बात इसमें साफ है कि ये जो जनरेटर है ये कंपाउंड जनरेटर है। और अब इसमें आपको ये देखने को मिला है कि ये जो धारा है ये समान दिशा में दर्शाया गया है। तो ये आपका होगा संचय यौगिक जनरेटर। और इसमें ऑप्शन में कौन सा दिया गया, तो ऑप्शन आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी, संचय यौगिक जनरेटर। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डीसी जनरेटर का सिद्धांत पूछा जा रहा है, तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम आप सभी को याद होगा, और ये आपका इसी पे कार्य करता है, डीसी जनरेटर का सिद्धांत है। तो इसमें आपका जो फैराडे का जो दिया गया है वो आपका ऑप्शन में डी दिया गया है। तो डी ऑप्शन साथियों आपका सही हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी कंफ्यूजन आपका होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।
अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? ए ऑप्शन बीएलवी बोल्ट, यहाँ पर बी ऑप्शन दिए गए बीएलवी बीएल साइन थीटा, और यहाँ पर दिया गया बीएलवी साइन थीटा बोल्ट, और यहाँ पर दिया गया बीएलवी कास थीटा। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसका जो सूत्र होता है ई बराबर आपका हो जाता है बीएलवी साइन थीटा, जो कि ऑप्शन में जो आपका दिया गया वो सी ऑप्शन दिया गया है, बीएलवी साइन थीटा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों इसमें पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसमें आपका काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो इसमें आप फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम उपयोग में लाया जाता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया डी ऑप्शन। डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? ये जो आपके सामने यहाँ पर दिखाया जा रहा है फिगर में, ये क्या है? डीसी जनरेटर का एक पार्ट है, मतलब एक भाग है, और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कई नामों से जाना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बुक में बॉडी भी नाम इसको देखने को मिलेगा। इसको योक भी बोला जाता है, योजक भी बोला जाता है, और बाहरी खोल भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो बॉडी होता है, इसको बनाने के लिए कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप कहीं लिख रहे होंगे तो आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें कच्चा लोहा और ढलवा लोहा, ये आपका इसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, बॉडी इसकी बनाई जाती है। और इसको बाहरी खोल या यदि पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में भाग का नाम क्या है, तो इसको बाहरी खोल भी बोला जाता है, बॉडी भी बोला जाता है, योक भी बोला जाता है, और योजक भी बोला जाता है। अब ऑप्शन में देखा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आप ध्यान से देखिएगा। योक ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, और यहाँ पर फ्रेम भी दिया गया है, तो डी ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर 4 पोल में पूछ रहा है कि 4 पोल डीसी जनरेटर में या डीसी जनरेटर की डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक सूत्र ध्यान रखिएगा, पोलों की संख्या, ठीक है, पोलो की संख्या आप यहाँ पर से लिख लीजिए, पोलो की संख्या गुणे जो यहाँ पर पूछा जा रहा है प्लेक्स है। तो इसमें कितना पूछा जा रहा है? यहाँ पर पूछा जा रहा है 4 प्लेक्स है, तो पोलो की संख्या इसमें कितना दिया गया है? इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स, डुप्लेक्स का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर 2। और जब सिंप्लेक्स पूछा जाए तो उसमें आप 1 से गुणा करेंगे, और जब ट्रिप्लेक्स पूछा जाए तो 3 से गुणा करेंगे, और एक आपका होता है कोऑर्डिनेट जिसमें 4 से गुणा किया जाता है। तो इसमें डुप्लेक्स पूछा जा रहा है, और कितनी संख्या यहाँ पर दी गई है? तो पोलो की जो यहाँ पर संख्या दी गई है 4 पोल दिए गए हैं, तो 4 गुणे आप 2 कीजिए, डुप्लेक्स पूछा गया है तो ये आपका 8 ही आ जाएगा। और इसमें साथियों आपका सही मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ये जो डीसी जनरेटर का भाग है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो साथियों यहाँ पर बनाया गया फिगर, ये आर्मेचर का कोर है, और इस पर खांचे यहाँ पर काटे गए आप देख सकते हैं। और डीसी मशीन के ये जो खांचे होते हैं ये 3 प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। एक आपका होता है क्लोज, और दूसरा आपका सेमी क्लोज होता है, और तीसरा आपका ओपन होता है। तो इसका यहाँ पर कुछ इस तरह नाम होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जनरेटर का नाम बताइए। तो साथियों यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए आर्मेचर कोर लेमिनेशन, ऑप्शन नंबर आपको डी देखने को मिल रहा है। डी ऑप्शन साथियों यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? ए ऑप्शन आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, बी ऑप्शन आर्मेचर के साथ समांतर में, सी ऑप्शन शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, और डी ऑप्शन दिया गया शंट फील्ड के साथ समानांतर में। तो साथियों इंटरपोल को क्या बोला जाता है? अंतर्ध्रुव भी बोला जाता है, अंतर्ध्रुव कुंडलन भी बोलते हैं। और इंटरपोल वाइंडिंग जो होती है साथियों, इंटरपोल वाइंडिंग के जो कनेक्शन होते हैं वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होते हैं। और कनेक्शन क्यों किया जाता है? तो आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है दोस्तों, वो जो होता है कम्यूटेशन जो प्रभाव होता है, अधिकतम जो कम्यूटेशन प्रभाव होता है उसको समाप्त करने के लिए किया जाता है। और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं केवल। तो ये जो जुड़े होते हैं किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो ये आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में विशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए दोस्तों, सेल्फ जनरेटर कब होता है, सबसे पहले आप इसको जान जाएंगे, उसके बाद आप इसको आसानी से पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो उसी चीज को यहाँ पर पूछा जा रहा है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के बारे में। तो सेल्फ जनरेटर कब होता है, जब अपने आप जनरेटर स्टार्ट होकर वोल्टेज बनाना स्टार्ट कर दे, तो उस जनरेटर को हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट होने के लिए यहाँ पर इसकी जरूरत होती है, मतलब कि वोल्टेज बनाने के लिए जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर आपका जो सही दिया गया वो ऑप्शन में ए दिया गया है, वोल्टेज का निर्माण करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, आपका एक होता है कंट्रैक्ट रेजिस्टेंस, क्या होता है साथियों, एक होता है कंट्रैक्ट रेजिस्टेंस। और सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ब्रश और जो कम्यूटेटर होता है इसके बीच ही ये प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, कंट्रैक्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। और क्वेश्चन में ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी मशीनों में वो कौन से दो बिंदु है जो ब्रश संपर्क, मतलब कि यहाँ पर उसी चीज की बात कर रहे हैं कंट्रैक्ट रेजिस्टेंस की, कि संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो साथियों इसको बोला जाता है ब्रश और कम्यूटेटर के बीच जो प्रतिरोध होता है उसी को कंट्रैक्ट रेजिस्टेंस, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। अब यहाँ पर एक्स के रूप में जो चिन्हित किया गया इसको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए ये जो आपका है यहाँ पर IL दर्शाया गया और यहाँ पर एक्स दर्शाया गया है, और यहाँ पर आपको सारी चीजें देखने को मिल रही है। अब एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आपको जो लोड यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसका मान यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको ड्रॉप होगा। तो ये किस समय ड्रॉप होगा, जब लोड का मान बढ़ाएंगे तो आर्मेचर रिएक्शन होगा, और आर्मेचर रिएक्शन के कारण साथियों जनरेटर अपने वोल्टेज में कमी आपको देखने को मिलेगी। तो जनरेटर अपने वोल्टेज में क्या होगा, उसके में कमी होता है। तो आर्मेचर जो रिएक्शन होते हैं इसमें दो प्रभाव हो जाते हैं, एक आपका चुंबकन प्रभाव होता है और दूसरा होता है चुंबकीय विच्छेद प्रभाव। तो इन दोनों को भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी हम क्वेश्चन के अनुसार यदि चले कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी देखने को मिल जाता है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है, तो उसको लघु शंट यौगिक बोला जाता है। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन दिया गया है। जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।